गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज मैं फिर से आप सभी को राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने के लिए आया हूँ। राजनीतिक विज्ञान में मैंने आप सभी को राजनीतिक विज्ञान का प्रथम अध्याय जिसका शीर्षक है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, द्वितीय अध्याय जिसका शीर्षक है एक दलीय प्रभुत्व के दौर, इन दोनों अध्याय को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया। ठीक है, लघु प्रश्न उत्तर, दीर्घ प्रश्न उत्तर के साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी करा दिया। इसके बाद डाउट क्लास भी ले लिया। कुल मिलाकर के कहें तो राजनीतिक विज्ञान का प्रथम और द्वितीय अध्याय को काफ़ी अच्छे तरीके से समाप्त कर दिया। इसलिए प्यारे बच्चों, आज हम राजनीतिक विज्ञान का तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक कॉपी पेन निकाल करके नहीं बैठे हैं तो आप अवश्य रूप से कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाइए और तीसरे अध्याय के शीर्षक को अपने कॉपी में लिखिए। तीसरे अध्याय का शीर्षक है नियोजित विकास की राजनीति। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 12वीं कक्षा 12th पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीतिक विज्ञान, या डायरेक्टली मैं आपको दे देता हूँ 3 मतलब तीसरे अध्याय पॉलिटिकल साइंस का तीसरा अध्याय, शीर्षक नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा कैमरा में देख लूं। हाँ, चलिए, सभी बच्चों को दिख रहा है। आज हम नियोजित विकास की राजनीति का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, तीसरे अध्याय में मैं उन सभी पॉइंट को सर्वप्रथम लिख देता हूं जिसे आपको अध्ययन करना है। ठीक है, तीसरे अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है उन सभी पॉइंट को सर्वप्रथम मैं लिख देता हूं जिससे आपके अध्ययन काफ़ी सुगम हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है अर्थात मुख्य बिंदु क्या है, तो अपने कॉपी में मुख्य बिंदु भी लिख लीजिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों को छूट जाता है तो पता नहीं चलता है, इसलिए मैं सारा का सारा मुख्य बिंदु लिख देता हूं। मुख्य बिंदु, ठीक है। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था को देखेंगे। फिर हम लोग विकास के मॉडल को देखेंगे। विकास के मॉडल, फिर हम लोग विकास के मॉडल के अंतर्गत समाजवादी मॉडल और पूंजीवादी मॉडल को देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर है इसलिए मैंने ब्लू कलर से मैं लिख रहा हूं। समाजवादी मॉडल, पूंजीवादी मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट है विकास की विचारधारा। विकास की विचारधाराएं, इसके अंतर्गत हम लोग लिखेंगे, इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे वामपंथी और दक्षिणपंथी। वामपंथी तो मैंने आपको पिछले ही अध्याय में बता दिया था कि वामपंथी क्या होता है।
वामपंथी विचारधारा को देखेंगे। मैंने आपको दूसरे अध्याय में भी बोला था कि वामपंथी एक आपका विचारधारा है। दक्षिणपंथी ठीक है, इसमें देखेंगे वामपंथी विचारधारा क्या होता है, दक्षिणपंथी विचारधारा क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे नियोजन, उसके बाद नियोजन को देखेंगे। नियोजन के बाद योजना आयोग को देखेंगे। योजना आयोग को देखेंगे। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं को देखेंगे। पंचवर्षीय योजनाएं को देखेंगे। फिर भूमि सुधार, को देखेंगे। फिर इसके बाद मैं साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख लीजिएगा। फिर हम लोग हरित क्रांति को जानेंगे। हरित क्रांति। फिर हम लोग मुख्य विवाद को जानेंगे। मुख्य विवाद जैसे कृषि बनाम उद्योग आपको हुआ था। फिर मुख्य विवाद के बाद योजना आयोग को देखेंगे। योजना आयोग। फिर हम नीति आयोग को देखेंगे। नीति आयोग। तीसरे अध्याय में हम लोग इतना पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद हमारा जो तीसरा अध्याय है प्यारे बच्चों, वह अध्याय आपको क्या हो जाएगा, आपको समाप्त हो जाएगा। मैंने इसलिए लिखा दिया क्योंकि यह आपका मुख्य बिंदु है। इतना हर हाल में पढ़ना है, इन्हीं से आपको प्रश्न बनता है। एक प्रकार के समझिए तो तीसरे अध्याय का यह आपको सिलेबस है। इन्हीं से देखिएगा तो बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, समाजवादी विकास मॉडल से क्या समझते हैं, पूंजीवादी विकास मॉडल में से आप क्या समझते हैं, दोनों के बीच अंतर, वामपंथी विचारधारा से क्या समझते हैं, दक्षिणपंथी विचारधारा से क्या समझते हैं, हरित क्रांति किसे कहते हैं, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक प्रभाव बताएं, 2 नकारात्मक प्रभाव बताएं, योजना आयोग से क्या समझते हैं, नीति आयोग से आप क्या समझते हैं, नियोजन से आप क्या समझते हैं, योजना आयोग से आप क्या समझते हैं। इसी के अंतर्गत योजना अवकाश को देखेंगे। पंचवर्षीय योजना से आप क्या समझते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में बताएं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बताएं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न कितना बना, मेन प्रश्न स्वतः इसी पॉइंट से आपको बन जाता है। इसलिए मैंने सोचा, जिस प्रकार मैंने इतिहास में सभी बच्चों को बताया था, क्योंकि लगभग बहुत सारे बच्चे ने कॉल करके बताया था कि जब इतिहास में जैसे आप बताए ना कि क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस में भी आप बता दीजिए। इसलिए मैंने तीसरे अध्याय में सभी पॉइंट को मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोग सर्वप्रथम भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। यानी कि अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ने के बाद फिर विकास के मॉडल को देखेंगे, यानी समाजवादी विकास मॉडल, पूंजीवादी विकास मॉडल। फिर हम लोग विकास की विचारधाराएं को देखेंगे, वामपंथी विचारधारा, ठीक है, और दक्षिणपंथी विचारधारा। कुल मिलाकर के कहें तो आज मैं सोच रहा हूं कि इतना पढ़ा करके कम से कम आधा समझा करके समाप्त कर दो, काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए आप सभी बच्चे हमारे वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। जितने भी आपके मित्रगण हैं, सभी बच्चों में हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य रूप से कर लें। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों के पास हमारे वीडियो पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है, और मैं बताना चाहूँगा
यदि जो बच्चे अभी तक हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं कर रखे हैं, वे बच्चे अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल भर का मात्र आपको 1500 रुपये लग रहे हैं 5 विषय के, जिसमें सभी विषय चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे, प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे। प्रश्न उत्तर में MVVI VBI पॉइंट को बताए जाएंगे। सिलेबस को अक्टूबर के अंत में समाप्त करने के बाद गैस क्वेश्चन दे करके रिवीजन भी करवाए जाएंगे। अर्थात अभी से लेकर के एग्जाम होने तक मात्र 1500 रुपये ही लगेंगे। यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पर कॉल करके हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे, अर्थात अपने अध्याय पे। हमारा अध्याय प्यारे बच्चों क्या है? नियोजित विकास की राजनीति। क्या है तो प्यारे बच्चों? नियोजित विकास की राजनीति। थोड़ा सा समझाने के लिए मैं थोड़ा सा नीचे से कुछ पॉइंट को मिटा देता हूं ताकि लिखने में आसान हो जाए। ठीक है, क्योंकि इतना पॉइंट को मुझे समझाना ही है, इसलिए सिर्फ नीचे से मैं इतना आधा पॉइंट को मिटा देता हूं ताकि समझाने के लिए कुछ जगह आपको रहेगा, तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मैं समझा सकूं। ठीक है, नंबर को आप लोग नोट कर ही लिए होंगे, तो नंबर को भी मैं हटा देता हूं। ठीक है, चलिए इतना जगह बहुत ज़्यादा है, दिख रहे, थोड़ा सा कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे नियोजित। अब ये प्यारे बच्चों नियोजित क्या है? तो नियोजित ये जो वर्ड आया है यह आया है नियोजन से। किससे आया है? नियोजन। नियोजन का ये जो नाम है नियोजन वर्ड आप सभी को सुने होइएगा। कोई भी जैसे टीचर आता है, नियोजित टीचर, यहाँ नियोजित पर है, वहाँ नियोजित पर है। ठीक है, तो ये जो नियोजित जो वर्ड आया है नियोजन से आया। अब ये नियोजन क्या होता है? तो प्यारे बच्चों देखिए, मेरा प्यारा देश भारत, अर्थात हमारा देश जो प्यारा भारत है, जब आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद हमारा देश काफ़ी ज़्यादा गरीब था, भुखमरी की समस्या था, बहुत सारा समस्या था कि नहीं था? बहुत सारा समस्या था। तो उस समय जो भी हमारे पास पर्याप्त साधन थे, यानी जो भी कुछ था, उस साधन को देखते हुए भविष्य में हमें जो विकास करना है, हमें जो भी विकास करना है, तो भविष्य में अपने साधन को देखते हुए भविष्य में मैंने जो योजना बनाया, हमारे देश ने आपको जो भी योजना बनाया, एक ऐसा योजना जिससे भारत क्या कर सके, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो वह योजना ही आपको नियोजन कहलाया। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मान के चलिए हम भविष्य में कुछ भी विकास करते हैं, तो कुछ भी विकास करने के लिए जैसे मान के चलिए आपको सड़क अच्छी बनाना है, रेल काफ़ी अच्छे बनाना है, इंटरनेट में सुधार लाना है, तो कोई भी भविष्य में हम विकास करना चाहेंगे तो उसके लिए हमारे पास वर्तमान में जो भी साधन है उस साधन का इस्तेमाल करके जो भी योजना बनाएंगे ताकि भविष्य में हम क्या कर सके, विकास कर सके, अर्थात भविष्य में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो जो योजना बनाएंगे उसी योजना को हम लोग नियोजन बोलेंगे। ठीक है, तो नियोजित, उस योजना के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, विकास करेंगे। अब इस योजना के आधार पर जो भी विकास आपको किया गया देश का, तो उसी का हम लोग राजनीति देखेंगे। क्या देखेंगे? राजनीति, यानी उसके बीच में जो भी राजनीतिक हुआ उस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग आते हैं मुख्य पॉइंट पे। सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था। क्या? तो प्यारे बच्चों अर्थव्यवस्था, अपने कॉपी में मन है तो पॉइंट बना करके लिख सकते हैं, अर्थव्यवस्था। ठीक है, प्यारे बच्चों देखिए, हमारा प्यारा देश भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद हमारे सामने मुख्य रूप से 3 चुनौती था। कितना चुनौती था? 3 चुनौती था। यह हमने प्रथम अध्याय में पढ़ा। 3 चुनौती कौन कौन था? तो पहला चुनौती था एकता को कायम करने की चुनौती। तो एकता को कायम करने की चुनौती किस प्रकार से कायम किया गया, इसे मैंने प्रथम अध्याय में ही पढ़ लिया। ठीक है, दूसरा कौन सा था? तो लोकतांत्रिक, ठीक है, संविधान को स्थापित करने का चुनौती। ठीक है,
उसे भी मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लिया कि किस प्रकार हमारे संविधान को आपको लागू किया गया था। ठीक है, अब जो तीसरा जो समस्या था वो समस्या क्या था? यह तीसरा आपका समस्या था विकास की समस्या, यानी एक ऐसे विकास का जिससे संपूर्ण देश का विकास हो सके, सभी समाज का विकास हो सके। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों हम तीसरे अध्याय में ये जो तीसरा जो समस्या है इस तीसरे समस्या को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसके अलावा भी अन्य जो आपका समस्या था, अन्य समस्या क्या, जैसे बेरोजगारी का, भूखमरी का, गरीबी का, तो इन सभी समस्या को भी हम इस अध्याय में देखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, हमारा देश भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद जो है, ठीक है, आज़ादी के बाद हमारे देश का काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल था। हमारे देश का काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल था, क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए, जो अंग्रेज था, अंग्रेज कभी चाहा ही नहीं कि भारत क्या हो सके, तो भारत आपको आगे बढ़ सके। इसलिए आज़ादी के बाद हमारा देश, हमारे देश में यानी कि पूरा का पूरा देश में प्यारे बच्चों आपको कृषि ही हुआ करता था। इसलिए उस समय हमारा देश सिर्फ और सिर्फ किस पर आश्रित था? तो प्यारे बच्चों आपको कृषि पर आश्रित था। किस पर? तो प्यारे बच्चों कृषि पर, अर्थात देश का अधिकांश जनसंख्या कृषि ही आपको करती थी। यानी 100% में कहिए तो प्यारे बच्चों 99% लोग आपको कृषि ही किया करते थे। ठीक है, आज भी देखिएगा, वर्तमान समय में भी हमारा जो देश है, प्यारा देश भारत, यह आज भी आपका एक कृषि प्रधान देश है कि नहीं है? देश है। तो कृषि का जो हाल था, ये भी हाल काफ़ी खराब था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तरह तरह का पद्धति भारत में विराजमान कर रखा था। जैसे बिहार में 3 कठिया पद्धति, पता ही होगा। ठीक है, इनके अलावा देश जब आज़ाद हुआ था तो देश में जो प्यारे बच्चों उद्योग था, उद्योग नहीं के बराबर था। देश में उद्योग नहीं के बराबर था। कारण यह था कि अंग्रेज कभी चाहा ही नहीं कि भारत में उद्योग स्थापित हो, क्योंकि अंग्रेज क्या करता था कि भारत से कच्चा माल लेकर के, जैसे कपास हो गया, नील हो गया, भारत से कच्चा माल लेता था, इंग्लैंड में बनाता था, यानी इंग्लैंड में उद्योग को स्थापित कर रखा था, इंग्लैंड में बनाता था, फिर बना करके उसी वस्तु को भारत में बेचता था। इससे अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा मुनाफा आपको कमाता था। इसलिए भारत में कभी भी उद्योग आपको स्थापित हुआ ही नहीं। इसलिए भारत का काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया? तो प्यारे बच्चों बुरा हाल हो गया। फिर हम देखेंगे साधन। भारत का जो भी साधन था वो साधन भी काफ़ी ज़्यादा आपको बुरा, यानी चलिए साधन के या फिर आप कहिए उद्योगों का मूलभूत सुविधा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, उस समय क्या था, जब देश आपको आज़ाद हुआ था तो देश में ना तो आपको शिक्षा अच्छा था, ना तो स्वास्थ्य अच्छा था, ना शिक्षा अच्छा था, ना स्वास्थ्य अच्छा था। ठीक है, ना स्वच्छ जल उपलब्ध था। ऐसा कुछ भी चीज़ स्वास्थ्य अच्छा नहीं था कि जिससे हमारे देश क्या कर सके, तो प्यारे बच्चों जिससे हमारे देश आपको विकास कर सके। इसके अलावा और भी पॉइंट है, जैसे अधिकांश जनसंख्या गरीब थी, यानी भारत का जो जनसंख्या था, अधिकांश जो जनसंख्या था वो जनसंख्या गरीब थी। 2 वक्त का बस रोटी मिल जाए, समझिए यही आपको बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद भारत में आपका सड़क हो गया, सड़क का भी हाल बेहाल था, रेल का भी हाल बेहाल था। यानी जितने भी साधन हैं, चाहे सड़क मार्ग हो, वायु मार्ग हो, जल मार्ग हो, ये भी क्या थे, ये भी काफ़ी ज़्यादा खराब थे। बिजली भी नहीं के बराबर थी। बिजली आप देखिएगा कि आप जब छोटे छोटे होंगे तो बिजली आती थी, बहुत दिन बाद बिजली आती थी। जिस तरह आज बिजली रहता है उस प्रकार पहले बिजली आपको नहीं होता था। ठीक है, तो भारत का जो प्यारे बच्चों अर्थव्यवस्था था, अर्थव्यवस्था का क्या था, तो प्यारे बच्चों काफ़ी
बुरा हाल हो रखा था। ठीक है, तो इसी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए, ठीक है, इसी अर्थव्यवस्था में प्यारे बच्चों गति लाने के लिए अब भारत के पास दो विकल्प था। यानी दो विकल्प, क्या चीज़ का विकल्प? तो प्यारे बच्चों विकास करने का विकल्प। अब विकास करने के लिए हमें विकास मॉडल की आवश्यकता होती है। ठीक है, विकास करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो प्यारे बच्चों विकास मॉडल का। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है विकास मॉडल। ठीक है, विकास करने के लिए हमारे पास दो रास्ते थे, या तो हम समाजवादी विकास मॉडल को अपनाएं या तो हम पूंजीवादी विकास मॉडल को अपनाएं। ठीक है, यानी इन सभी को कृषि में सुधार के लिए, उद्योग में सुधार करने के लिए, मूलभूत सुविधा में सुधार करने के लिए, गरीब से छुटकारा पाने के लिए, सड़क, बिजली, रेल मार्ग को बेहतर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? विकास करेंगे। तो विकास करने के लिए आपको दो मॉडल आता है। ठीक है, वह दो मॉडल है, एक तो हो गया समाजवादी मॉडल और दूसरा हो गया पूंजीवादी मॉडल। अब हम सर्वप्रथम ये देखेंगे कि समाजवादी मॉडल क्या होता है और पूंजीवादी मॉडल आपको क्या होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, शीत युद्ध का तो नाम आपने सुना ही होगा, नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको शॉर्टकट में मैं आपको बताता हूँ। जब 1900 पहले की बात है, जब देश आपको आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय देखिएगा तो विश्व में आपको दो महाशक्ति था। कितना महाशक्ति था? तो प्यारे बच्चों दो महाशक्ति। आज भी देखिएगा तो विश्व में दो ही महाशक्ति है, आज भी वर्तमान समय में भी। तो एक महाशक्ति है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एक अमेरिका देश हो गया, एक अमेरिका शक्ति देश हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? रूस हो गया, रसिया, जिसको अंग्रेजी में रसिया बोलते हैं, हिंदी में रूस बोलते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पहले विश्व भर में मात्र दो शक्ति था, यानी दो शक्तिशाली देश था। आज भी देखिएगा तो आपका दो ही शक्तिशाली देश है, एक अमेरिका शक्तिशाली देश है और एक आपका रूस शक्तिशाली देश है। रूस जो है ये जो विकास मॉडल अपना रखा था, रूस विकास मॉडल अपना रखा था समाजवादी को। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रूस आपको अपना रखा था समाजवादी विकास मॉडल, या फिर शॉर्टकट में समाजवादी मॉडल में आपको लिख देता हूँ। समाजवादी विकास मॉडल को कौन अपना रखा था? तो प्यारे बच्चों रूस। जबकि अमेरिका किस विकास मॉडल को अपना रखा था? तो यह पूंजीवादी विकास मॉडल को अपना रखा था, पूंजीवादी विकास मॉडल। ठीक है, रूस समाजवादी विकास मॉडल को अपना रखा था, जबकि अमेरिका पूंजीवादी विकास मॉडल को अपना रखा था। अब जो हमारा देश, प्यारा देश जो भारत है, इस भारत के पास यह समस्या हो गया कि भारत किस मॉडल के हिसाब से अपना विकास करे। भारत जो है समाजवादी विकास मॉडल को अपनाए या पूंजीवादी विकास मॉडल को अपनाए। भारत काफ़ी सोचने पर मजबूर हो गया। आप कहिएगा कि सर ठीक है, भारत तो सोच रहा है कि समाजवादी विकास मॉडल को अपनाएं या पूंजीवादी विकास मॉडल को अपनाएं। पहले आप हमको यह बता दीजिए कि आखिर समाजवादी विकास मॉडल होता क्या है, पूंजीवादी विकास मॉडल होता क्या है, तभी तो मैं समझूंगा ना। तो प्यारे बच्चों देखिए, समाजवादी विकास मॉडल क्या होता है। रूस जो समाजवादी विकास मॉडल प्यारे बच्चों अपना रखा था, तो समाजवादी विकास मॉडल के तहत होता है कि सरकार ही क्या करता है कि जितना भी उत्पादन करना है, ठीक है, पूरे देश में लोक कल्याण के लिए, ठीक है, यानी जनता के कल्याण के लिए जो भी उत्पादन करता है तो सरकार अपने निजी कंपनी द्वारा करता है। सरकार क्या करता है? अपने निजी कंपनी द्वारा, यानी जितना भी विकास करना है, चाहे बिजली बनाना है तो खुद ही सरकार बिजली बनाएगा और जनता तक पहुंचाएगा। ठीक है, चाहे कोई भी यातायात के साधन जैसे रेलवे हो गया, एरोप्लेन हो गया, कुछ भी विकास करेगा तो सरकार उन सभी चीज को अपने कंट्रोल यानी अपने हाथों में ले लेगा। अपने हाथों में लेकर के वह क्या करेगा? वह आपको विकास करेगा। ठीक है, तो समाजवादी में क्या करता है? समाजवादी के अंतर्गत सरकार यानी सरकार
निजी कंपनी को खुद से चलाती है। क्या करती है? तो खुद से चलाती है, यानी जो भी उत्पादन करना है वह आपको सरकार ही आपको करेगा। एग्जाम्पल के लिए इस चीज़ को यदि आप नहीं समझे हैं तो आप ऐसे समझिए, जैसे भारत में देखिएगा टेलीफोन का एक कंपनी आता है BSNL का, नाम सुने हैं ना, BSNL। अब ये BSNL कंपनी किसका है? कोई निजी आदमी का है? नहीं, भारत सरकार का है कि नहीं? सरकारी कंपनी है BSNL। उसी प्रकार सरकार यदि पेट्रोल बेचेगा तो पेट्रोल बेचने के लिए भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, नाम सुने ना, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, बहुत सारा कंपनी है। तो इंडियन ऑयल कंपनी कौन सा कंपनी है? तो सरकारी कंपनी है। उसी प्रकार रेलगाड़ी जो भारत में जो चलता है, तो रेलगाड़ी चलाने के लिए एक कंपनी है इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे कंपनी कौन सा कंपनी है? तो सरकारी कंपनी है। तो सरकार क्या करता है? तो अपने कंपनी के द्वारा अपना कंपनी खोल करके वह सारा उत्पादन करता है और देश को चलाता है। यानी सारा का सारा जो कंपनी होगा वो सरकारी कंपनी होगा, कोई भी निजी व्यक्ति को नहीं देगा। इसी में से मान के चलो कि कोई निजी व्यक्ति जाएगा और कहेगा कि हमको भी रेल चलवाना है, चलाए, तो भारत सरकार कहेगा नहीं तुमको नहीं चलाना है, क्योंकि जो भी करेंगे हम ही करेंगे, ठीक है। जबकि आम भाषा में कहिए समाजवादी मॉडल के अंतर्गत सरकार ही क्या करती है? तो सरकार ही निजी कंपनी के माध्यम से आपको उत्पादन आपको करती है, ठीक है। पूंजीवादी में क्या होता है? पूंजीवादी मॉडल के अंतर्गत जैसे पूंजीवादी को अपना रखा था अमेरिका ने कहा अपने लोगों से यानी जनता से कि तुम जाओ, तुम अपना कंपनी खोलो और देश और तुम क्या करो? उत्पादन करो। अर्थात सारा कंपनी का बागडोर पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जनता को सौंप दिया जाता है। किसको सौंप दिया जाता है? जनता को, ठीक है। इसलिए अब ये निजी व्यक्ति जो भी कंपनी खोलेगा वह आपको कहलाएगा प्राइवेट कंपनी। क्या कहलाएगा? तो प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का तो नाम तो सुने हैं आम भाषा में, प्राइवेट। तो प्राइवेटाइजेशन या अमेरिका अपना रखा था, जबकि गवर्नमेंट टाइप से रूस आपको अपना रखा था। समझ गए? इसको और यदि समझना है तो आम भाषा में समझिए कि रूस में यदि मान के चलिए आपको इंटरनेट चलाना है, इंटरनेट चलाने के लिए अब रूस जो है एक कंपनी आपको मात्र एक ही कंपनी निकाला है, जैसे BSNL। अब BSNL के अलावा कोई निजी व्यक्ति कंपनी खोल ही नहीं सकता है। अब BSNL कहेगा कि हम 199 में आपको 1 GB देंगे, तो आपको 199 में 1 GB 2G ही रिचार्ज करना पड़ेगा। जबकि अमेरिका कहा कि अब टेलीफोन का कंपनी कोई भी खोल सकता है, तो एक खोल दिया जियो देखा नहीं, एक खोल दिया वोडाफोन का तो नाम सुने होंगे। अब वोडा पैसा लूट रहा है तो दूसरा एक और आ गया जियो, आया कि नहीं? इससे क्या हो गया कि ऑटोमेटिक देखिएगा तो पैसा यानी जो है वो आपको कम हो गया, रिचार्ज का फी कम हो गया। इसमें क्या होता है कि पूंजीवादी मॉडल के तहत ये सारा का सारा चीज निजी व्यक्ति के हाथों में सौंपा जाता है, जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार अपने अधीन क्या करता है? तो ये देश को चलाता है। इसको समझने में कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये भारत के पास समस्या यह आ गई कि समाजवादी अपनाए या फिर आपको पूंजीवादी आपको अपनाए, ठीक है। तो देखिए, तो इसीलिए अब भारत में यह भी आंदोलन हो रहा था। क्या हो रहा था? तो विकास की विचारधाराएं। अब विकास करने के लिए भारत में भी आंदोलन हो रहा था। अब भारत में 2 विचारधारा के लोग थे। एक तो थे आपको एक तो थे वामपंथी। क्या थे? तो वामपंथी, यहां पर लिखा हुआ है वामपंथी। अब वामपंथी विचारधारा के लोग कहते थे कि सरकार जो भी विकास करेगा वह गरीब जनता को, मजदूर को, किसान को ध्यान में रखते हुए करेगा। क्या करेगा? तो ध्यान में रखते हुए करेगा। तो इस प्रकार का जो भी विचारधारा का जो समर्थक थे वो आपको वामपंथी लोग कहलाए। क्या कहलाए? तो वामपंथी लोग, ठीक है। अब इन लोगों का कहना था, वामपंथी विचारधारा के लोगों का कहना था कि सरकार जो भी विकास का कदम उठाएगा गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए, मजदूर लोगों को ध्यान में रखते हुए,
ठीक है, निर्धन लोगों को ध्यान में रखते हुए, दुर्बल लोगों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, तो विकास करना है, जिससे भारत में गरीब लोग ना हो सके, गरीब लोगों का उत्थान हो सके। ठीक है, जबकि आपको दक्षिणपंथी, ठीक है, जो आपको प्यारे बच्चों दक्षिणपंथी के विचारक थे, यह आपको पूंजीवादी समर्थक थे। कौन सा समर्थक थे, तो प्यारे बच्चों पूंजीवादी आपको समर्थक थे। इनका आपको कहना था कि जिस प्रकार से अमेरिका में विकास मॉडल है पूंजीवादी, उसी प्रकार से भारत में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? भारत में। अब भारत में भी होना चाहिए कि सरकार को निजी व्यक्ति के हाथ में सौंप देना चाहिए। अब निजी व्यक्ति अपना अपना कंपनी खोलेगा और उसका अब किसी भी वस्तु का उत्पादन करेगा। ठीक है, जैसे बिजली का करना है तो निजी व्यक्ति कंपनी खोल करके बिजली सर्व करेगा। आज देखिएगा तो बिजली आपको प्राइवेट आपको हो गया, हुआ कि नहीं हुआ है। तो दक्षिणपंथी में विचारधारा में कहा गया, क्या कहा गया कि निजी व्यक्ति को यानी पूंजीपति लोगों को सौंप करके क्या करना है, तो देश का विकास करना है। जबकि वामपंथी के अंतर्गत आपको कहा गया है कि जितने भी गरीब हैं, निर्धन हैं, उनको देखते हुए आपको विकास करना है। तो सरकार ने क्या किया कि सरकार ने इन दोनों का जो समस्या, इन दोनों का भी समस्या हो गया तो दोनों दो रकम का बात बोलता है। तो भारत सरकार ने क्या किया कि दोनों का जो विचारधारा है, इसका विचारधारा ये खास तौर पे देखिएगा तो समाजवादी विचारधारा से मैच करता है और दक्षिणपंथी का विचारधारा मैच करता था पूंजीवादी विचारधारा से। तो भारत सरकार ने एक निष्कर्ष यह निकाला कि यह दोनों को मिला दिया। दोनों को क्या किया, तो भारत सरकार ने आपको मिला दिया। ठीक है, अब दोनों को जैसे ही मिला दिए तो मिलाने का मतलब क्या होता है? मिश्रित होता है कि नहीं होता? मिश्रित। तो भारत ने दोनों समाजवादी अर्थव्यवस्था को मिला दिया। मिलाने का तात्पर्य है कि जो इसका खासियत है, जो इसका खासियत है, दोनों का खासियत को लेकर के मिला दिया और मिलाने के बाद एक और अर्थव्यवस्था बन गई, वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत ने प्यारे बच्चों कौन सा अर्थव्यवस्था को अपनाया, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। आज भी देखिएगा तो भारत का जो अर्थव्यवस्था है वह आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत ने बहुत से चीज़ों में समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया हुआ है, जैसे खनिज संपदा। अब खनिज संपदा जितना भी चीज़ है, जैसे पेट्रोल कभी देखे हैं कि पेट्रोल कोई प्राइवेट कंपनी बेचता है? प्राइवेट कंपनी आप कभी देखे हैं कि पेट्रोल कोई बेच रहा है? जैसे भारत पेट्रोलियम क्या है? सरकारी कंपनी है। गैस भी देखिएगा, भारत गैस, ये भी सरकारी कंपनी है। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा इंडियन गैस, ये भी सरकारी है। ठीक है, इंडियन ऑयल, ये भी सरकारी है। यानी खनिज संपदा का जितना चीज है, भारत सरकार क्या करता है, अपने कंपनी के आधार पर वह उत्पादन करता है और देश में बेचता है। जैसे गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, बिजली हो गया। पहले बिजली भी पूरा का पूरा था, बिजली भी जो भी मान के चलिए बेचा जाता था, वह भारत सरकार खुद के नियंत्रण करके आपको बेचता था। अब सड़क ही बनवाना था पहले, तो भारत सरकार अपने अधीन बनवाता था। रेलवे हो गया, भारत सरकार अपने अधीन आपको करता था। लेकिन कुछ चीज़ों में भारत सरकार ने क्या किया था, पूंजीपतियों को हाथ में आपको सौंप दिया। जैसे जब भारत पहले बैंक खोला था, तो खोलने के दरमियान भारत सरकार के पास जब रुपए जब नहीं था, तो निजी व्यक्ति से हाथ मिला करके भारत सरकार ने बहुत सारे प्राइवेट बैंक आपको खुलवाए। जैसे देखिएगा तो भारत में अभी आपका बहुत सारा प्राइवेट बैंक देखने को मिलेगा, जैसे यूको बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ठीक है, केनरा बैंक हो गया। ये सब क्या है, तो प्राइवेट बैंक है। तो भारत सरकार ने क्या किया, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सरकार प्लस निजी व्यक्ति मिल करके यह क्या किया, तो देश को चलाना आपको उचित आपको समझा। कोई चीज़ों में भारत सरकार का पूरा खुद का ही आपको दबदबा है, यानी कि खुद ही अपने हाथों में लेकर के चलवाते हैं, जैसे खास करके खनिज संपदा के क्षेत्र में। लेकिन कुछ क्षेत्रों में भारत सरकार ने निजी हाथों में दे दिया। किस में दिया, किन चीज़ों को निजी हाथों में सौंपा है, जैसे टेलीकॉम सेक्टर में क्या, जैसे बातचीत करना, जैसे वोडा आ गया, जियो आ गया। अब जियो आया कैसे, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की, यानी कि जियो जो है निजी व्यक्ति के हाथ में है कि नहीं।
तो भारत ने प्यारे बच्चों किस अर्थव्यवस्था को अपना रखा है? तो प्यारे बच्चों उत्तर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था को आपको अपना रखा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ तक समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, यदि दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको समझ में काफ़ी अच्छे से आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, जय हिंद।